हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन शानदार खूबसूरत धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो शिक्षा शास्त्र का है और इस वीडियो में अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बिना पढ़े या थोड़ा बहुत पढ़े ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 100 में से मान के चले कि 90 के करीब करीब पहुंचा देंगे। सही तरीके से जेन्युइन आंसर कैसे लिखा जाता है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने एक मॉडल पेपर लिया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे जो है आपको पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें बहुविकल्पी क्वेश्चन की, तो उसमें आपको कुछ बनाने लायक है नहीं। इसमें जो भी आपको टिक करना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप क्या टिक करते हो। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो चारों में से कोई एक ऑप्शन तो टिक करना ही आपको है, उसमें छोड़कर आना नहीं है। किसी भी कीमत पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है। अब यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि बहुविकल्पी में कुछ बनाने लायक नहीं होता है। जो मेन है आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, वहां शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पहले निश्चित उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसका उत्तर निश्चित होता है, एक लाइन में आपको आंसर देना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रुचि के किसी एक प्रकार का नाम लिखिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपको पेपर में नहीं आ रहा है तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे सटीक तरीके से। आगे देखिए यहाँ पे छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ऐसे ही स्त्री शिक्षा किसी एक समस्या का नाम लिखिए। स्त्री जो शिक्षा है उसकी समस्या का नाम लिखिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम लिखिए। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको लिखना रहेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो जेन्युइन आंसर देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको कैसे कॉपी में लिखना है। अपनी कॉपी में सबसे पहले मोटे मोटे हेडिंग में आप लिखेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्न, फिर इसके बाद आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2। यहाँ पे 2 लिखा गया है तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा अंडरलाइन कर देंगे और फिर इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे। पहला काम हेडिंग बनाएंगे, तब इसके बाद आप लिखेंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इसे फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कैसे सटीक आंसर लिखा जाते हैं और अच्छे से कैसे नंबर पाए जाते हैं। ये सबको अच्छे तरीके से मैं बताता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो करिएगा, आपको नंबर बढ़िया जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर नंबर लिखने के बाद आप हेडिंग बनाएंगे। जो आपकी हेडिंग बनेगी वो आपका 50% काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग क्या बनेगा, देखिए इसमें हेडिंग बनेगा रुचि का एक प्रकार का नाम। यहाँ तक आपका हेडिंग बना सकते हैं या रुचि का एक प्रकार आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके बारे में लिखना है नाम बताना है। नाम पता ही नहीं है तो कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पर आइए और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रुचि के एक प्रकार का नाम बताना है। यहाँ रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पे रुचि इंटरेस्ट की बात कर रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब कि जैसे कि आपको किसी चीज में रुचि होगा। कुछ लोगों को गाने में रुचि होता है, कुछ लोग को खाने में रुचि होता है। ठीक है, कुछ लोग को गाने में तो कुछ लोग खाने में, कुछ लोग को डांस करने में रुचि होता है तो किसी को जो है घूमने में रुचि होता है। किसी को पढ़ने का भी इंटरेस्ट करता है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना भी चाहते हैं कुछ लोग। तो अब यहाँ पे देखिए अलग अलग आपके क्या है, इंटरेस्ट है। तो ये इसी प्रकार को अगर आप लिख देते हैं तब भी आपका गलत नहीं होगा, नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है क्वेश्चन जो लिख पा रहे हैं वो आप यहाँ पे उसी प्रकार से लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे किसी का डांस करने का मन है यानी रुचि है उसमें, ठीक है, या फिर जो है खाना खाने का रुचि है, या फिर किसी को जो है पढ़ने का रुचि है, किसी को घूमने का रुचि है। तो अलग अलग इंटरेस्ट होता है सभी में। अब इसमें आप प्रकार पूछा है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत से लोग को जन्मजात रुचि होती है कि जन्मजात मतलब कि उनको जन्म से ही जो है खाने का मन करता है, जन्म से ही पढ़ने का मन करता है, जन्म से ही घूमने का मन करता है, तो जन्मजात रुचि हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी इसको ले सकते हैं सिंपल भाषा में। तो इस प्रकार से एक आंसर देना है, सटीक बस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड कहलाता है। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर पहले आप लिखेंगे अपने कॉपी में, प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर कितना रहेगा आपका, 3 रहेगा, अंडरलाइन कर देंगे, हेडिंग बनाएंगे। दूसरा काम, जब आप हेडिंग बना देंगे प्रश्नोत्तर नंबर लिख देंगे तो 50% आपका काम हो जाता है। 50% बस आपको आंसर लिखना होता है। तो अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे
लिखेंगे छात्र को कक्षा से बाहर निकालना। यानी मास्टर साहब क्या कर दिए हैं कि छात्र को जो है कक्षा से बाहर निकाल दिए हैं। तो बाहर निकालना यहाँ पे मारे तो है नहीं, अगर मारते तो शारीरिक दंड हो जाता। बाहर से निकाल दिए हैं, यानी बाहर निकाल दिए हैं, तो ये मानसिक हो गया है। यानी कह सकते हैं कि उसके मन में, बच्ची के मन में या बच्चे के मन में इस टाइम पे क्या आ रही हो कि मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे आप मानसिक जो है ये लिख सकते हैं, मानसिक दंड इसे कह सकते हैं, क्योंकि मारना शारीरिक दंड हो जाएगा और यहाँ पे निष्कासित करना ये जो है आपका नहीं बाहर निकाल दिया गया, तो ये मानसिक दंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री शिक्षा के किसी एक समस्या का नाम लिखिए। एक समस्या आपको नाम लिखना है। अब आप सोचिए कि स्त्री शिक्षा यानी जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको शिक्षा में क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो है माता पिता उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसीलिए बच्चों को उतनी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। यानी जो बच्चियां होती हैं उनको शिक्षा नहीं दे पाते हैं, पहला पॉइंट। यानी जो है कह सकते हैं कि माता पिता उतना सक्षम नहीं है। दूसरी समस्या क्या हो सकती है? दूसरी समस्या हो सकती है कि स्कूल दूर होते हैं, या फिर जो है आने जाने में भी समस्या हो सकती है। तो इसमें से कोई एक पॉइंट आप लिखना है, आराम से एक पॉइंट आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक नंबर मिल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, आगे यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कौन थे? अब आपको इसका नाम नहीं पता, संस्थापक कौन थे, ना कभी पढ़ा है ना कभी सुना है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कहाँ पे है? बनारस में है। तो अगर आप यहाँ पे इसके लिख देंगे कि ये जो विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बनारस में है, बनारस में है। ठीक है, यानी वाराणसी में है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको नाम नहीं पता संस्थापक का, लेकिन आप कुछ लिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। कुछ लिखेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है? कुछ ना कुछ उस पर लिखना है, कुछ ना कुछ लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। एक नंबर का प्रश्न है, आधा नंबर भी आपको मिल जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसके जो संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय। अगर आप कोई पेपर में आ गया तो आप इसको ध्यान रखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? अब मान लीजिए इस लेखक का पुस्तक का नाम ही नहीं पता है, तो छोटा सा ट्री पॉइंट लगाइए यहाँ पे। देखिए, कॉपी इतनी फास्ट चेकिंग होती है कि वहाँ पे उतना कोई एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है। बस ये है कि सही तरीके से आप लिखे रहेंगे, जेन्युइन तरीके से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर, और फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक। तो यहाँ तक तो आपका हेडिंग बन जाएगा। आधा काम आपका हो चुका है, 50% काम हो चुका है। अब आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो आप इसमें लिखिए अंग्रेज में। यहाँ पे देखिए, ये अंग्रेजी में नाम है ना, तो अंग्रेज का नाम ही यहाँ पे लिख दीजिए। नहीं पता है तो कोई नाम यहाँ पे लिखिए, जैसे कि आप यहाँ पे ED कर सकते हैं, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ऐसे, या फिर जो है यहाँ पे CX कर सकते हैं, या फिर जो है WT कर सकते हैं, ऐसे करके, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके। फिर इसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक नाम थॉमसन, या फिर जो है यहाँ पे लुसियन, ऐसे करके कोई नाम आगे सेंटेंस बढ़ा दीजिए। तो ये जो है आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। देखिए, सही तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पे अंग्रेजी में पुस्तक का नाम है, तो अंग्रेज का नाम लिखिए ना, हिंदी को तो नाम लिखना नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे 2 अक्षर पहले लिखिए, ऐसे कॉमा बिंदी लगा के ऐसे करके, फिर इसके बाद यहाँ पे थॉमसन, जूनियस, जिलियस, या फिर कुछ भी ऐसा नाम आगे बढ़ा दीजिए। ऐसे अगर कर देंगे तो एक चांस रहेगा कि आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़कर अगर आ जाएंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, कुछ लिख कर आएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, एक चांस रहेगा आपको अच्छा अंक लाने के लिए। ठीक है, जो जेन्युइन आंसर है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बढ़िया अंक मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। 4 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 10 लाइन में इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 लाइन का मतलब कम से कम, जैसे मान लो कॉपी रहेगी आपकी ऐसी, तो आधा पेज में आप लिखेंगे, यानी एक पेज में 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लिखेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप 2 ही लिखिए और ज़्यादा मत लिखिएगा। एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक पूरा पेज में एक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले
पहले इसका आंसर लिखना है। जैसे सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, तो पहला काम क्या करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिए, फिर इसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए, फिर तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या बनेगा, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता, यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा। अब इसमें लिखना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, तो आइए जानते हैं ट्रिक से कैसे इसमें क्या लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको एक बार दो बार उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने से कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, फिर से पढ़िए एक बार। लिखा गया है सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता। आपको इसमें शिक्षा तो समझ में आ रहा होगा कि भाई शिक्षा की बात हो रही है, यानी एक सेंटेंस हमें मिल गया शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या होता है भाई, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो हमें शिक्षा मिल रही है। इतना बात समझ में आ गया। अब ये शिक्षा कहाँ मिल रही है, आगे देखिए लिखा है सामाजिक, यानी शिक्षा समाज के लोगों को मिलती है। अब यहाँ पे समाज में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसकी क्या उपयोगिता है, कुछ उपयोग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आइए पहला पॉइंट लिखते हैं, क्या उसमें लिख सकते हैं, 4 नंबर का पॉइंट है, 4 नंबर का प्रश्न है, 4 पॉइंट लिख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि शिक्षा से समाज के लोगों का भला होता है। पहला पॉइंट ऐसे सिंपल भाषा में, शिक्षा से समाज के लोगों का भला होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए अगर कोई व्यक्ति है जो शिक्षित है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो शिक्षित है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनपढ़ है। अब अनपढ़ और व्यक्ति में और जो है जो शिक्षित व्यक्ति है, उसके पहनावे में, उसके खाने पीने में, उसके बोलने में, उसके आचरण में व्यवहार दिखता है कि नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, समाज के जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो एक आदर्श व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं उनको उतना ज्ञान नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे अपनी भाषा में लिख दीजिए दोस्तों। 100% माई कलाल कोई काट नहीं सकता, जेन्युइन आंसर आपको बता दे रहा हूं मैं। 4 में 4 पूरा नंबर मिल सकता है, पूरा का पूरा। थोड़ा बहुत पढ़कर, ना पढ़े हुए भी आप यहाँ पे 4 में 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन आंसर कैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता, क्योंकि आप सही आंसर दे रहे हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर समाज में महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो क्या महिला जब शिक्षित होगी तो क्या उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में देखिए, चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, अगर समाज के लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो समाज का विकास होगा, क्योंकि समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, समाज के हित के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जान पाएंगे, वो समझ पाएंगे चीज़ों को। तो सामाजिक शिक्षा इस प्रकार से 4 पॉइंट दोस्तों बना के लिख दीजिए। कितना सिंपल है, कितना सरल है, कितना आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो पहला उद्देश्य आप लिखेंगे, फिर दूसरा उद्देश्य लिखेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हेडिंग बना के आप इसमें लिखेंगे, तब जाके 4 नंबर मिलेंगे। बात ध्यान रखेंगे, अगर 2 हेडिंग बना के छोड़ देंगे, 2 पॉइंट लिख देंगे, तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। इसीलिए जो तरीका है उसको तरीके से लिखिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। दूसरा काम क्या करना है, हेडिंग बनानी है। हेडिंग क्या बनेगा, प्रौढ़ शिक्षा के 2 उद्देश्य, यहां तक आपका हेडिंग बन जाएगा। अब इसके बारे में आपको लिखना है। लिखना क्या है, ये मेन मुद्दा यही है। आइए जानते हैं क्या लिखना है। अब आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे शिक्षा समझ में आ रहा होगा आपको, फिर इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा, 2 ही शब्द है, ठीक है, प्रौढ़ है और शिक्षा है। शिक्षा समझ में आ रहा है, शिक्षा में समझ में आ रहा है कि भैया शिक्षा का मतलब ये है कि हम पढ़ लिख रहे हैं, कुछ शिक्षित बन रहे हैं, कुछ हमें जानकारी मिल रही है, तो शिक्षा का मतलब समझ में आ गया। लेकिन सेंटेंस आगे लिखा है प्रौढ़, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपने जो है कुछ सीखा होगा बचपन में, या फिर कुछ ने आपने सुना होगा। जैसे एक होता है कि बाल्यावस्था होता है, ठीक है, एक बाल्यावस्था होता है, एक होता है प्रौढ़ावस्था होता है, आपने कभी न कभी सुना होगा, प्रौढ़ावस्था होता है, एक होता है वृद्धावस्था, ठीक है। इस प्रकार से आपने अवस्था सुना होगा। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था का मतलब कि जो बच्चे हैं वो, और प्रौढ़ावस्था का मतलब कि जो बच्चों से बड़े हैं वो, और वृद्धावस्था का मतलब कि जो 60 साल के पूरे हो चुके वो हो गए। तो प्रौढ़ावस्था में समझ में आ रहा है कि बाल्यावस्था नहीं है, ना तो वृद्धावस्था, ये कैसी है, बीच की अवस्था है। यानी इन लोगों को हमें शिक्षित करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षित नहीं करना है, बच्चों को सिखाना नहीं है, यहाँ पे उन लोग को सिखाना है जो 15 साल से 18 साल से ऊपर के हैं, इनको हमें सिखाना है। जो बचपन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं वो उनको हमें सिखाना है। और अगर इन्हें शिक्षित करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होगा, कुछ उद्देश्य है, कुछ समस्या का समाधान होगा भविष्य में कि नहीं, वह यही हमें
बताना है। अब इतना आपको हिंट मिल गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट, 2 हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। अगर इन्हीं प्रौढ़ शिक्षकों को हम शिक्षित करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। अब माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। वो सही तरीके से जान पाएंगे शिक्षा के बारे में, शिक्षा का महत्व को समझ पाएंगे, सही तरीके से गलत और जो गलत चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, उसको अंतर को समझ पाएंगे, अपने आप को एक जो शिक्षित व्यक्ति है उसको स्थापित कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? ये प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जब इसमें पहला पॉइंट में उनका सामाजिक विकास होगा। क्या होगा? सामाजिक विकास होगा। भाई अगर वो शिक्षित होंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? अगर उन्हें हम शिक्षित करते हैं तो कहीं न कहीं उनके जीवन यापन में, कहीं न कहीं उनका जो रहन-सहन है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रहन-सहन में बदलाव, रहन-सहन में बदलाव ऐसे आप लिख देंगे और इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बना के लिख देंगे, तो कहीं न कहीं आपको 4 नंबर का है ना, 4 में 4 पूरा नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। 4 नहीं देता है एग्जामिनर तो 3 नंबर तो दे ही देगा, और बना के आप लिख रहे हैं और 4 में से 3 नंबर मिल रहा है तो कम नहीं है, 100% सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है। क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा। अभी हम 3 शिक्षा के बारे में समझेंगे। अगर मैं आपको सामाजिक शिक्षा के बारे में समझा पाया हूँगा तो आप यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा को भी समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे आगे देखिए लिखा है पर्यावरण शिक्षा। अब इसी दोनों को रिलेटेड करके आपको इसी को समझने का प्रयास करना है। पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा? पर्यावरण शिक्षा। अब आपको इसके बारे में बताना है। इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षा देखिए समझ में आ रहा होगा। शिक्षा का मतलब सीखना है, जो शिक्षित हो रहे, जो पढ़ लिख रहे हैं। अब यहाँ किसके बारे में बताना है? हमें पर्यावरण के बारे में बताना है, इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। यानी हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें शिक्षा प्रदान करनी है। तो क्या हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, आने वाले भविष्य के लिए बचा रहे? कितनी तेजी से वन पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आते हैं कि हमें वन और पेड़ को काटने से बचाना है, उसीलिए हमें शिक्षा प्रदान करनी है। हमें उन्हें शिक्षित करना है कि पेड़ जो काटे जा रहे हैं वो पेड़ ना काटे जाए, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे दूषित ना किया जाए, जो प्रदूषण फैल रहे हो प्रदूषण ना फैले, इसी के बारे में हमें शिक्षित करना है। तो दोस्तों वही तो आपको इसमें कॉपी में लिखा। कौन सी बड़ी बात नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे, कौन सी बड़ी बात जो आप लिख नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट लगाइए, समझने का प्रयास करिए, अच्छा आंसर आप लिख कर आएंगे। और अच्छा आंसर जब लिखेंगे तो अच्छा नंबर तो आपको मिलेगा ही, कोई नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि आप अच्छा और जेन्युइन आंसर लिखे हैं। ऐसे इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता का वर्णन करिए। 4 पॉइंट इसको भी आपको बताना पड़ेगा कि कैसे इसकी व्यक्तित्व की क्या विशेषता है, हम लिखेंगे। अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे यार, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, किस टाइप का पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, मुस्कुराइए। आप CBBCL आर्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जेन्युइन आंसर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर, दूसरा काम है हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं, यहां तक आपका हेडिंग बन जाएगा। 4 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे क्या लिखेंगे इसमें। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्मुखी और लिखा है व्यक्तित्व। 2 शब्द है, 2 ही शब्द से पूरा का पूरा आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा। पूरा आंसर आप इसी से लिख पाएंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रही है अंतर्मुखी क्या होता है? यहाँ पे व्यक्तित्व देखिए, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, ये सब व्यक्तित्व को दिखाता है। अब यहाँ लिखा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या? अंतर्मुखी का अपने ही अंदर जो मुख, अपने अंदर मुख मतलब क्या होता है कि अपने ही भावनाओं को, अपने विचारों को अपने ही अंदर दबा कर रखने वाला, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, कुछ दोस्त ऐसे आपके होंगे जो ना तो किसी से बोलते होंगे ज़्यादा, ना तो किसी से मिलते होंगे, अपना है अकेले एकांत में रहते होंगे, अपनी भावनाओं को दबा के रखते होंगे, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते होंगे। ऐसे बच्चों
बच्चों को अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आपके बहुत सारे से दोस्त होंगे, उस दोस्त में से कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, एक दो होते हैं कि जो किसी से बोलते बहुत कम हैं, चुपचाप में अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबा के रखते हैं। मतलब किसी से कुछ बताएंगे नहीं, कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या नहीं चल रहा है, कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने दुनिया में व्यस्त रहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। अब सोचिए कि इसमें ऐसे व्यक्ति को की विशेषताएं क्या लिख सकते हैं। उसमें विशेषताएं लिखेंगे। पहला पॉइंट, वो व्यक्ति क्या करता है? कम बोलता है। व्यक्ति क्या होता है? कम बोलता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ऐसे अपने भाषा में लिखेंगे। वो व्यक्ति क्या होता है? कम बोलता है, ऐसे करके, ठीक, कम बोलता है। दूसरा, वो अकेले रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता, ऐसे अपने भाषा में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 100% जेन्युइन आंसर है, सटीक आंसर आप देकर आएंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ऐसे करके 4 पॉइंट बना के आराम से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ले देंगे तो थोड़ा नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन आपको लिखना है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए यहाँ पे और इसके बाद हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या बनेगा? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 2 विशेषताएं। यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा। इतना काम करने के बाद आधा काम आपका हो जाता है। अब 2 विशेषता पूछा है ना, तो आपको 2 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, पहला लिखना है, इसके बाद आपको दूसरा लिखना है। अब आपको लिखना क्या है, ये आपका सबसे मेन पॉइंट तो यही है, लिखना क्या है भाई इसमें। तो देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ लिखा हुआ है, यानी व्यक्ति कैसा है? वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, यानी पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसके दिमाग अच्छा है, उसका बुद्धि काम कर रहा है और सही तरीके से वो अपना ग्रोथ कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति है जिसका मन यानी दिमाग, बुद्धि सब कुछ कैसा है? स्वस्थ है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ऐसे व्यक्ति जिनका मन या दिमाग, बुद्धि स्वस्थ होता है, वो अच्छा विकास कर सकते हैं। सिंपल ऐसी भाषा में अपने लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा लिखिए। दूसरा क्या लिखेंगे? जिनकी मानसिक शक्ति या फिर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो एक जो है प्रबल होते हैं, या फिर कह सकते हैं बुद्धिमान होते हैं, या फिर ज़्यादा चालाक होते हैं, या ज़्यादा समझदार होते हैं, या फिर तेज़ तर्रार होते हैं। अपने विद्यालय में आप देख लीजिए, आपके क्लास में जो बच्चा तेज़ तर्रार होगा, इसका मतलब है कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, तभी तो तेज़ तर्रार है। कोई पागल होगा तो बढ़िया तेज़ तर्रार होगा? नहीं होगा, मंद बुद्धि का होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कि आपके स्कूल में एक बच्चा ऐसा होगा आपके क्लास में जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। पढ़ने में अच्छा क्यों होगा? क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, उसका मन जो है पढ़ाई में लगता होगा। तो ये सब क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। लिख दीजिए आराम से 2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर में आपको बताना है नैदानिक उपलब्धि परीक्षण। अब आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा कि नैदानिक उपलब्धि परीक्षण ये कहाँ से आ गया भाई साहब? क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, दिमाग हिला दिया यार। कोई बात नहीं, मुस्कुराइए, आप सीबीबी आर्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डालिए भैया यहाँ पे और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर क्या लिखेंगे? नैदानिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा उपलब्धि। उपलब्धि आपको यहाँ पे नैदानिक समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। परीक्षण समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उपलब्धि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो भैया कहानी तो खत्म, टाइम फिर से दिक्कत हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो समझ में आना चाहिए, तभी तो आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उपलब्धि की बात करते हैं। तो उपलब्धि का मतलब क्या होता है कि जब आप इंटर पास कर ले जाओगे तो आपको एक उपलब्धि मिलेगी। क्या मिलेगी? कि आप इंटर पास कर चुके हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इसका मतलब कि आप पे मुहर लगे कि आप इंटर पास हो चुके हैं। तो ये क्या है? आपकी उपलब्धि है। सिंपल। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब यहाँ पे देखिए नैदानिक लिखा है। नैदानिक, जैसे एक पेपर आता है दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, तो यहाँ नैदानिक और दानिक में जो है कुछ ना कुछ, दैनिक और नैदानिक में आप कुछ ना मिलता जुलता शब्द मिलेगा। ठीक है, तो जो दैनिक जागरण है वो प्रतिदिन यानी दैनिक हर दिन आता है। ऐसे नैदानिक है। नैदानिक का मतलब ये है कि जब आप अपनी उपलब्धि हासिल करेंगे तो उससे पहले आपका परीक्षण किया जाएगा। जैसे आपका प्री बोर्ड परीक्षा क्या होता है? बोर्ड से पहले जो आपका परीक्षा होता है उसे कहते हैं प्री बोर्ड। प्री मतलब पहले, तो बोर्ड से पहले जो आपका परीक्षा कराया जाता है उसे बोलते हैं प्री बोर्ड परीक्षा। तो उसमें
प्री बोर्ड में परीक्षा में आप गलती ना करें, उसमें जो है आपकी गलती को सुधारना या फिर और जो भी जांच आप में की जाती है उसे कहते हैं दैनिक उपलब्धि परीक्षण। यानी आप जो उपलब्धि पाने वाले हैं उससे पहले आपका एक परीक्षण किया जाएगा कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, आप कॉपी कैसे लिख रहे हैं, आप क्या कॉपी में लिख रहे हैं, ये सब आपका समस्या का समाधान पहले कर लिया जाता है, जिसे दैनिक उपलब्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए दोस्तों, बना बना के लिखिए सेंटेंस, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों आप लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं, जेन्युइन आंसर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अधिगम शब्द को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2+4 यानी 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कम से कम 1 से 1.5 पेज में आप जब पूरा आंसर लिखेंगे तब जाके पूरा अंक आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे कैसे बना के, तो कुछ नहीं करना, इसी से क्वेश्चन से आंसर निकलेगा। सबसे पहले अपने कॉपी में लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर नंबर, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप हेडिंग बना के लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पहले आप हेडिंग डालेंगे अधिगम और इसके बारे में आप लिखेंगे क्या, लेकिन समझ नहीं यार अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब सीखना होता है। अब सीखना का मतलब क्या होता है, निरंतर सीखना, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना, स्कूल में सीखना, कहीं आप क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे सीखना, कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे सीखना, हर दिन सीखना, यानी कुछ ना कुछ आप सीखते ही हैं। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए आपको जो है मुलाकात करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो जाए, बोर भी ना हो, आप चीज़ों को समझ पाएँ, सीख पाएँ कैसे जो आसानी से जो है हमें आंसर देना है। तो आपको सीखने के लिए कैसे इसका आंसर लिख पाएंगे, आपको वेट करना पड़ सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ और जेन्युइन आंसर आप लिखकर पूरा अंक प्राप्त कर पाएँ। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।